Hello students, welcome back to our physics class. This is Amlan Khan and this is going to be our fourth lecture related to topic motion in a straight line. इस वीडियो लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में जो हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे, डेराइव किए थे दो अलग अलग मेथड से, उनको हम किस तरीके से यूज में ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में। क्लियर? सो पहले तीन इक्वेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद होना जरूरी है, तो एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन सी तीन इक्वेशन है। आई थिंक सबको याद होगी। सो द फर्स्ट इक्वेशन वाज v is equals to u plus at. Clear? Second equation s is equals to ut plus half at square, and third equation v square is equals to u square plus 2as. तो ये तीन इक्वेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन तीन इक्वेशन की थ्रू आउट फिजिक्स। ठीक है ना? तो ये हर जगह काम में आएंगे और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये तीन इक्वेशन जो हमें बहुत कॉन्फिडेंस से याद होनी चाहिए। क्लियर? और हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं कि यहाँ जो u है वो इनिशियल स्पीड है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, a जो है दैट इज एक्सेलरेशन, s रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम इंटरवल हियर। क्लियर? इसके अलावा एक फोर्थ इक्वेशन और है। वैसे तो मेन देखा जाए तो तीन इक्वेशन है, पर आज हम थोड़ा एडवांस डिस्कस कर रहे हैं। आज इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे, एंड भी करेंगे। एक फोर्थ इक्वेशन और है हमारे पास, और जो फोर्थ इक्वेशन है वो है Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। ये पहले किसी लेक्चर में मैंने डिस्कस नहीं किया, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये Sn क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो Sn है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर n सेकेंड। यू आर गेटिंग इट? जो s ऊपर है ये तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, किसी पूरे टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेकंड में पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हम इस फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से वो निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल के अंडर है वो 10 सेकंड बाद कितना गिरेगा, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम यहाँ से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। क्लियर? तो अब हम जो तीन इक्वेशन हमने डेराइव किए हैं लॉस ऑफ मोशन के, उन इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। आज हमें पता चलेगा कि हमें क्या इंटरेस्टिंग है, क्यों इतना फुटेज देते हैं उनको हम, और क्यों ये इक्वेशन इतने इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं फिजिक्स में। तो ये अभी हमें सीखना है, तो देखते हैं। देखो, एक एक करके हम तीनों इक्वेशन से बात करेंगे और हम जो भी हमारा डिस्कशन रखेंगे वो रखेंगे फ्री फॉल के अंदर। ठीक है? फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दें तो वो फ्री फॉल कहलाता है। वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा, और इस केस में उसकी इनिशियल स्पीड हमेशा कितनी होती है? 0, और उसका एक्सेलरेशन हम कितना कंसीडर करते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और कैलकुलेशन में इजी रखने के लिए हम 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकंड भी काम में लेते हैं। क्लियर? सो अब हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से बात करें तो सपोज हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल। ठीक है ना? फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी जो होती है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सबसे परफेक्ट एग्जांपल होती है। इन न्यूमेरिकल्स में एक्सेलरेशन देने की जरूरत नहीं होती, हमें याद होता है ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें लेना है। क्लियर? तो फ्री फॉल के केस में अगर हम बात करें तो इनिशियल स्पीड कितनी होती है? 0। क्योंकि फ्री फॉल है इसलिए ऑब्जेक्ट को सिर्फ ड्रॉप किया जाएगा, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। क्लियर? सो u हमेशा 0 होगा यहाँ। ओके, सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से बात करें v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, a बताओ कितना होगा यहाँ? a g के बराबर होगा, और वो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं 10 ले रहा हूँ यहाँ कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए। u कितना हो जाएगा? 0। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल रहा है v इज इक्वल टू 10t। फ्री फॉल के लिए फर्स्ट इक्वेशन कितना होता है? v इज इक्वल टू 10t। u 0 है, a की जगह 10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे t, तो v इज इक्वल टू 10t। सेकेंड इक्वेशन से बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, यहाँ u इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, अगर u इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो हम देखेंगे कि ये टर्म 0 हो गई, और हाफ a कितना है? 10, हाफ इंटू 10 5, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आया? डिस्प्लेसमेंट आया 5t स्क्वायर। क्लियर? तो हमने फ्री फॉल के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बहुत
सिंप्लीफाई कर लिया तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें मिला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंदर है तो उसकी स्पीड किस इक्वेशन से गिवन होती है, v is equals to 10t, और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किस इक्वेशन से गिवन होता है, s is equals to 5t स्क्वायर। अब हम हर एक सेकंड का हिसाब लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट एक सेकंड, अगर मैं इस मार्कर को काफी ऊंची हाइट पे लेके जाए हम और फिर वहां से इसको ड्रॉप करें तो ये एक सेकंड में कितना गिरेगा, 2 सेकंड में कितना गिरेगा, 3 सेकंड में कितना गिरेगा, और हर सेकंड के बाद इसकी स्पीड किस तरह से चेंज होगी। तो पूरे चैप्टर में जो भी हमने सीखा वो थोड़ा सा यहाँ क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि अब हम उसे मैथमेटिकली क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ, टाइम लिख देता हूँ यहाँ, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ हम लिख रहा हूँ 2 सेकेंड, यहाँ हम लिख रहे हैं 3 सेकेंड, यहाँ हम लिख रहे हैं 4 सेकेंड, और यहाँ हम लिख रहे हैं 5 सेकेंड। क्लियर, 5 सेकेंड तक का हिसाब लगा लेते हैं। टाइम के बाद मैं बात करता हूँ स्पीड v, v इज इक्वल टू, चलो फर्स्ट इक्वेशन से बात करते हैं यहाँ, v इज इक्वल टू 10t, t इज इक्वल टू 1 रखो, स्पीड कितनी हो जाएगी 10, कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ओके नेक्स्ट, 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड बाद 50 मीटर पर सेकंड। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, वी आर ऑब्जर्विंग दैट स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, कि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। क्लियर, देखो v is equal to 10t, 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 20, after 3 seconds this is 30, after 4 seconds it is 40, after 5 seconds it will be 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर, सो ये हमने लिखा। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्कर अगर गिरेगा तो इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्प्लेसमेंट हियर। सो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ईच एंड एवरी सेकंड। ओके, सो आफ्टर 1 सेकंड पुट t is equal to 1 here, so displacement will be 5 मीटर। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर। ओके, पुट t is equal to 2 here, कितना हो जाएगा 20 मीटर, 2 स्क्वायर 4, 5 into 4 23, 9 into 5 45 मीटर। 4 पुट करो यहाँ, 16 into 5 80 मीटर, और 5 पुट करोगे 25 into 5 125 मीटर। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा और भी तेजी से बढ़ रहा है, और वो तो होगा ही क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, तो पर्टिकुलर टाइम में मूव होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट और भी तेजी से एनहांस होगा, इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंस है इन 3 इक्वेशन की। अभी तो 2 इक्वेशन है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस हमने देखी कि हम यहाँ रूम में बैठे बैठे ये पता कर सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी डिसेंट हाइट से ड्रॉप करें तो वो कितने सेकंड में कितना ड्रॉप होगा, और उस सेकंड के बाद, उस टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। ये लिखा हमने, बहुत आसान था लिखना, इंटरेस्टिंग भी लगा, लेकिन अब बनाएंगे इसे हम इंटरेस्टिंग। देखो कैसे, अगर मैं 1 सेकंड के लिए मार्कर को गिरने दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड के लिए गिरने दिया, तो बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितना गिरता है 5 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड के लिए अगर हमें गिराना है तो मुझे कम से कम 5 मीटर हाइट रखनी पड़ेगी, तब जाके 1 सेकंड में जमीन से टकरा जाएगा। यू आर गेटिंग इट, पॉइंट क्लियर है। यानी अगर मैं मार्कर को हवा में 1 सेकंड गिरने दूं, उसके बाद जस्ट मैं पूछूं पॉज, ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम देखेंगे कि मार्कर हवा में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, लगभग 10 मीटर पर सेकंड। ओके, सो नाउ अगर सपोज मैं इसको 2 सेकंड के लिए गिरने दूं तो 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 मीटर, और उस 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। 2 वाला तो सही है, 2 20 20 क्लियर। सो 2 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी और डिस्टेंस कितनी होगी 20 मीटर। 3 सेकंड के बाद अगर हम इसे 3 सेकंड हवा में गिरने दें तो 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 45 मीटर, काफी ज्यादा है 45 मीटर, और स्पीड कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। यानी अगर हमें मार्कर को 3 सेकंड के लिए हवा में रखना है तो उस बिल्डिंग की हाइट मिनिमम 45 मीटर तो होनी ही चाहिए। अगर हम 45 मीटर वाली बिल्डिंग से मार्कर को गिराएंगे तो ये मार्कर 3 सेकंड बाद जमीन से टकरा जाएगा। क्लियर, तो समझ में आया, सिर्फ 3 सेकंड, 45 मीटर सिर्फ 3 सेकंड। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में 80 मीटर ट्रेवल करता है और स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में 125 मीटर ट्रेवल करता है और स्पीड हो जाती है 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यही कंडीशन है। इसी चीज को हम एक और तरीके से याद रखते हैं तो ये वैल्यूज याद हो जाती हैं, और न्यूमेरिकल्स में हमें कैलकुलेशन की बजाय डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स। ये वैल्यू याद रखने का काफी फायदा है। क्लियर, अगर हम सेकंड देखें तो देखो इसको एक और तरीके से बोल सकता हूँ
अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड, हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए इसके, वर्टिकली अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करूं, तो 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने पर वो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जाएगा? 5 मीटर। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। उल्टा याद हो रहा है, सीधा याद कर ले तो उल्टा भी समझ में आना चाहिए। देखो सेकंड केस, ऑब्जेक्ट को अगर 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करोगे तो वो कितना ऊपर जाएगा? 20 मीटर। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो करोगे वर्टिकली ऊपर, ठीक है ना, वर्टिकली ऊपर, तो वो कितना ऊपर जाएगा? 45 मीटर। कितने टाइम में? 3 सेकंड में। 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तो कितना ऊपर जाएगा? 80 मीटर, 4 सेकंड में। और अगर 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तो 125 मीटर जाएगा, और ये जो पूरा 125 मीटर है ये 5 सेकंड में वो कवर करेगा। तो वापस आने में 5 सेकंड मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 10 सेकंड। क्लियर? अगर हम 50 मीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो 5 सेकंड ऊपर जाने में और 5 सेकंड नीचे आने में लेगा। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना टाइम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम वो ऑब्जेक्ट वापस आने में भी लेगा। ठीक है, सो ये कंडीशन है, इससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया। चलो इन वैल्यूज को और क्लियर करते हैं और देखते हैं हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो देखो, अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड की बात करूं, ठीक है ना, अभी तक हम ये देखते हैं कि जो स्पीड है जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं स्पीडोमीटर में, कार में, बाइक में, बस में स्पीडोमीटर होता है, और वो स्पीडोमीटर डिजिटल हो सकता है। तो वो स्पीडोमीटर में बताता है कि अभी हमारी बाइक की या कार की स्पीड कितनी है, और वहाँ जो यूनिट काम में ली जाती है वो ऐसा यूनिट नहीं होती, वो होती है किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड के मामले में हम किलोमीटर पर आवर से ज्यादा फ्रेंडली है, हमारे डेली लाइफ में किलोमीटर पर आवर ज्यादा काम में आता है, ऐसा यूनिट भले ही मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी यहाँ? 20 मीटर पर सेकंड की बात हो रही है। अगर मुझे 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 20 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा बताओ? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। क्लियर? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, छोटी क्लास में सीखते हो तुम ये, ठीक है ना। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार गया? 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। कुछ इमेजिनेशन। देखो, सिर्फ 2 सेकंड में स्पीड 0 से 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। 30 मीटर पर सेकंड ठीक लग रहा था ना, ज्यादा हम आइडिया नहीं लगा पा रहे थे कि कितनी स्पीड है, लेकिन अब हमें पता है क्योंकि 72 पे बाइक हमने चलाई है, कार हमने चलाई है। 72 काफी ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है ना, काफी ज्यादा स्पीड होती है 72, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सोचो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को ये स्पीड गेन करने में सिर्फ कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। ठीक है, चलो 3 सेकंड बाद देखते हैं क्या कंडीशन होगी। अगर हम 3 सेकंड बाद देखें तो कितना है यहाँ? 30 मीटर पर सेकंड। इस 30 मीटर पर सेकंड को अगर मैं कन्वर्ट करूं किलोमीटर पर आवर में तो ये हो जाएगा 30 इंटू 18/5 मल्टीप्लाई, कैंसिल करोगे तो कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है। 18 इंटू 6 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 3 सेकंड में, सिर्फ 3 सेकंड में स्पीड 0 से कितनी हो जाती है? 108 किलोमीटर पर आवर। जो अच्छी कार ऑटोमोबाइल कंपनियां होती हैं वो अपने कार्स के इंजन की कैपेबिलिटी बताती है कि हमारे जो कार का इंजन है ये 0 से लेके 5 सेकंड में कार की स्पीड को 0 से 100 ले जाता है। एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी इतना इंपैक्टफुल है, इतना डेंजरस है कि सिर्फ 3 सेकंड में स्पीड को 0 से 108 किलोमीटर पर आवर तक लेकर जाता है। 108 किलोमीटर पर आवर इन 3 सेकंड्स में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 45 मीटर की ऊपर की बिल्डिंग से हम ड्रॉप करें तो वो सिर्फ 3 सेकंड हवा में रहेगा और उसके बाद वो जमीन से टकराएगा। और ये जो कॉलिजन है ये कितनी डेंजरस होगी? ये होगी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ 3 सेकंड में। अगर 20 मीटर ऊपर से भी हमने ड्रॉप किया तो भी उसको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे जमीन तक पहुंचने में, और तब भी डेंजरस होगी क्योंकि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टक्कर होगी। पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब ये कॉलिजन काफी डेंजरस है। जो जंप करता है, सपोज कोई पर्सन जंप कर गया, ना नहीं, ठीक है ना, गलत बात है, कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सोचो उनके सर्वाइवल के चांसेस कितने कम हो जाते हैं कि एक कोई पर्सन इतनी हाइट से जंप करता है, अगर 2 सेकंड भी हवा में रहा तो जब वो कॉलिजन होगी तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। अगर वो 45 मीटर ऊंची हाइट वाली बिल्डिंग से जंप करता है, सिर्फ 3 सेकंड हवा के मजे लेगा, उसके बाद नीचे, उसके बाद बहुत ऊपर, और जब वो नीचे आएगा, जिसके भी हम मजाक करते हैं, जब वो नीचे आएगा तो कितना होगा बताओ? 108
स्पीड से कॉलिजन होगी और डायरेक्ट कॉलिजन होगी। कार में तो इम्पैक्ट पीछे तक आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। ऊपर से अगर हम बात करें तो वहाँ सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, सेफ्टी की कंडीशन होती है, एयरबैग्स वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट कॉलिजन है तो सर्वाइवल के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। इसलिए हमें यहाँ ये आइडिया चला कि ये एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम एक जगह बैठे बैठे सारा कैलकुलेशंस यहाँ कर सकते हैं कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, सो चलो थोड़ा और देखते हैं कि हमने यहाँ से और क्या क्या सीखा। तो ये जस्ट एक आइडिया के लिए था। अब मैं यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे कि पर्टिकुलर सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है हर पर्टिकुलर सेकंड में, यानी एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में। ओके, तो अभी हमने ये देखा कि अगर हम यहाँ थोड़ा बहुत देखें तो हमें टोटल टाइम का पता है कि 1 सेकंड में 5 मीटर गिरता है, 2 सेकंड में टोटल 20 मीटर गिरता है, 3 सेकंड में टोटल 45 मीटर गिरता है। ओके, सो अगर 1 सेकंड में 5 मीटर गिरता है और 2 सेकंड में टोटल 20 गिरता है तो दूसरे सेकंड में कितना गिरा? 15 मीटर, 20, देखिए 2 सेकंड में टोटल 20 है और उन 2 सेकंड में जो पहला सेकंड था उसमें 5 गिरा होगा, यानी उस दूसरे सेकंड में कितना गिरा? 15। क्लियर? सो अब मैं यहाँ थोड़ा हिसाब लगा रहा हूँ पर्टिकुलर सेकंड के लिए। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड में कितना गिरा, सेकंड सेकंड में कितना गिरा, थर्ड सेकंड में कितना गिरा, फोर्थ सेकंड में कितना और फिफ्थ सेकंड में कितना। ठीक है, हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, सो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल थी वो तो सेम रहेगी, कितना? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पहले सेकंड में 5 मीटर गिरता है, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरे सेकंड में 20 - 5 कितना? 15 मीटर। क्लियर? 3 सेकंड में टोटल 45 मीटर है और 2 सेकंड्स में है 20 मीटर। तो पर्टिकुलर थर्ड सेकंड में, तीसरे सेकंड में कितना गिरा? 45 - 20 यानी 25 मीटर। तीसरे सेकंड में 25 मीटर। चौथे सेकंड में 80 में से पैटर्न समझ में आ चुका है, पहले इसको माइनस किया, अब इसको माइनस किया, 80 में से 45। यानी अगर मुझे पर्टिकुलर फोर्थ सेकंड का हिसाब लगाना है तो पहले के 3 वाला उसमें से माइनस कर दो, तो 80 - 45 कितना आ जाएगा? 35 मीटर। नेक्स्ट, अगर मुझे फिफ्थ सेकंड में चाहिए तो 125 - 80 कितना आ जाएगा? 45 मीटर। क्लियर? सो दिस, ये जो है, these are the displacement of particle in particular seconds. क्लियर? सो जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है यहाँ, पहले सेकंड में, चलो पहले सेकंड में 5 मीटर, पर्टिकुलर दूसरे सेकंड में 15, टोटल देखें तो हो गया 20। 2 सेकंड में, सेकंड में 15 है, थर्ड सेकंड में कितना हो गया? 25। अगर हम रेशियो निकालें यहाँ तो रेशियो क्या आएगा? ये रेशियो आएगा, ध्यान से देखना है, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 1:3:5:7:9। वी आर गेटिंग इट? सो जो रेशियो आया है वो कितना आया है? 1:3:5 यानी ऑड रेशियो आया है, 1:3:5:7:9। इसी तरह से आगे चलेगा और दिस इज ऑड रेशियो, ये ऑड रेशियो है। क्लियर? सो हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उनके बीच में जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है? ऑड रेशियो होता है। हम यहां से ये कंसीडर कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। एक और चीज, ये तो हमने निकाला हमारे बेसिक एक्सपीरियंस से। एक फोर्थ इक्वेशन भी तो है, कितनी देर का लिखा हुआ है और अभी तक हमने इसको काम में नहीं लिया। चलो अब इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, ये इक्वेशन है ही इसलिए ताकि हम किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी ट्रेवल डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकें। तो क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन को तो यहाँ फ्री फॉल के लिए u कितना रखना है हमें? 0। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ, Sn = यहाँ से लिख रहा हूँ, u कितना हो जाएगा? 0। हाफ a कितना होगा? 10/2 यानी 5 × 2n-1। यू आर गेटिंग इट? फ्री फॉल के लिए मैंने इसको सिंपल कर लिया है, उसको सिंपल करने के बाद इक्वेशन हमें मिला Sn = 5 × 2n-1। ओके, फर्स्ट सेकंड का हिसाब लगाओ, n = 1 रखो, n = 1 रखेंगे तो 2 - 1 1 यानी 5 आ रहा है आंसर। n = 2 रखो, 2 × 2 यानी 4 - 1 3, 5 × 3 15, बिल्कुल सही। n = 3 पुट करो, 3 × 2 6 - 1 5, 5 × 5 25, यानी ये जितनी भी वैल्यूज हमने माइनस कर करके यहाँ निकाली हैं वो सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन से एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं। तो अब तुम्हें फोर्थ इक्वेशन की इंपॉर्टेंस पता है कि फोर्थ इक्वेशन से हम किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में
जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फोर्थ इक्वेशन। अब इंपॉर्टेंट ये कि सपोज किसी क्वेश्चन में पूछा कि 15 सेकंड में, 50वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस से ये करने की जरूरत नहीं कि हम टोटल 50 का हिसाब लगाएं, फिर 49 का हिसाब लगाएं और फिर माइनस करें। ये अप्रोच हो सकती है, पर उससे बेटर अप्रोच रहेगी ये फोर्थ इक्वेशन और इस इक्वेशन में वैल्यू रख के हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फोर्थ इक्वेशन डेराइव कहां से हुआ, ये इसी से डेराइव हुआ है सेकंड इक्वेशन से, ठीक है ना, यहाँ से हम डेराइव इसे कर सकते हैं। सो फोर्थ इक्वेशन इज Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। और हमें ये पता चला कि जो भी रेशियो यहाँ निकल के आ रहा है, ये रेशियो कैसा है, ये रेशियो ऑड रेशियो है, ठीक है। और ये जो रेशियो वाला प्रिंसिपल है, इसे सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, गैलीलियो ने, इसीलिए इसको गैलीलियोस रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स बोलते हैं या गैलीलियोस प्रिंसिपल, ऑड रेशियो प्रिंसिपल इसे हम बोलते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये गैलीलियोस, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गैलीलियोस रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, गैलीलियोस रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स या गैलीलियोस ऑड रेशियो प्रिंसिपल, ये है क्लियर। सो क्या है गैलीलियोस ऑड रेशियो प्रिंसिपल, अगर सब इसे हम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन सेम टाइम इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन सेम टाइम इंटरवल will be in odd ratio. Distances traveled by a freely falling object in same time intervals will be in odd ratio. ये distance odd ratio में होगी, मैंने क्या कहा, same time interval में, तो ratio होगा 1, 3, 5, 7, 9. This is Galileo's ratio of odd numbers. Clear? So ये इन तीन इक्वेशन को हमें किस तरह से यूज में लेना है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। हमें ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स को हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो सब रिवाइज करना है और जितना हो सके ये वैल्यूज याद रखनी है, जरूरी है। इक्वेशंस चारों याद होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, देखो सपोज हम इस पे बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सपोज वी हैव अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर, एक बिल्डिंग है और उसकी हाइट कितनी है 25 मीटर, और उस 25 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को हम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं और विद स्पीड 20 meter per second. You are getting it? So a ball is thrown in vertical upward direction with speed 20 meter per second from the top of a building of height 25 meter. अब हमें कैलकुलेट करना है after how much time interval this ball will hit the ground again. हमने इसे यहाँ से थ्रो किया, सपोज हमने A पॉइंट से थ्रो किया है, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, कौन से पॉइंट तक जाएगी, B पॉइंट तक, और उसके बाद ये बी से वापस गिरना शुरू होगी। मैं थोड़ा राइट में बना रहा हूँ, पाथ इसका स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, और इस तरह से लास्ट में जाके सपोज ये ग्राउंड को सी पॉइंट पे हिट करती है। हमें कैलकुलेट करना है ए से बी और बी से सी टोटल जो टाइम है वो इसे कितना लगा। हमें पता करना है कि ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लेगी। सपोज ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है। तो न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, एक अच्छा न्यूमेरिकल जो हमें इक्वेशन को यूज करना सिखाएगा। और अभी देखना, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, हम बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब वैल्यूज याद है। देखो 20 मीटर पर सेकंड से हमने वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, और ये ग्राउंड को हिट करने में टोटल कितना टाइम लेगा, यहाँ t1 या t2, टोटल t1 प्लस t2 कैलकुलेट करना है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है। अभी जो हमने टेबल बनाई थी, ध्यान है, वहां सेकंड नंबर पे था ये। 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तो कितना ऊपर जाएगा, 20 मीटर। हम ये भी बता सकते हैं 20 मीटर ऊपर जाएगा, और टाइम कितना लगेगा, ओनली 2 सेकंड्स, यानी 2 सेकंड बाद ये ए से बी पे पहुंच जाएगा, और उस 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो जाएगा।
यू आर गेटिंग इट। तो ए से बी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 20 मीटर और टाइम कितना लगा 2 सेकंड। तो t1 तो पता चल रहा है 2 सेकंड है। अब मुझे बताओ ये 20 है और ये है 25, यानी अब उस बॉल को वापस से कितना गिर रहा है 45 मीटर। ऊपर तो 20 मीटर गई लेकिन अब गिरना कितना है टोटल 45, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट भी उसे गिरनी पड़ेगी, यानी कि इस केस में 45 मीटर उसे वापस गिरना है। अगर उसे 45 मीटर वापस नीचे आना है, इसका मतलब बताओ किसी बॉल को अगर हम फ्री फॉल, चूंकि स्पीड फाइनल 0 हो जाएगी ना यहाँ, और A to B के लिए जो फाइनल स्पीड है 0 वो B to C के लिए इनिशियल स्पीड होगी 0, यानी अब ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट 45 मीटर गिरने में कितना टाइम लेता है 3 सेकंड। तीसरी लाइन में यही था ना, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, 5t स्क्वायर से हमने कैलकुलेट किया था। तो ऊपर जाने में से 2 सेकंड लगे, 45 मीटर नीचे आने में से 3 सेकंड लगेंगे। बताओ टोटल आंसर कितना होगा 5 सेकंड। वो कितना सिंपली सॉल्व किया हमने क्वेश्चन, यानी आंसर हो जाएगा यहाँ 5 सेकंड। यू आर गेटिंग इट। और अब इसी क्वेश्चन को मैं इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करूंगा ताकि इसका एक्चुअल मेथड देखते हैं क्या होगा। तो हम तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कंपटीशन के लेवल के अकॉर्डिंग हमने सीखा है, हम इसको बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर यहाँ 5 सेकंड है। पर अब मैं पर्टिकुलर 2 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। पहले हम ए से बी डिस्कस करेंगे और फिर बी से सी, और फिर हम एक ही स्टेप में आंसर निकालना भी सीखेंगे वही इक्वेशन को यूज में लेते हुए। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं। एक मेथड मैं बता चुका हूँ, सिंपल मेथड, और अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए टू बी के लिए बात करें, ए टू बी के लिए बात करें तो बताओ u कितना है, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड कितनी है, फाइनल पॉइंट कौन सा है b, फाइनल स्पीड कितनी है 0, ओके। एक्सेलरेशन कितना लेंगे सबको पता है -10 मीटर पर सेकंड। -10 क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो यहाँ रिटार्डेशन होगा, स्पीड डिक्रीज होगी। देखो डिक्रीज हो रही है 20 से 0, एक्सेलरेशन हो गया। कैलकुलेट क्या करना है, टाइम t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और t क्या होगा, t होगा t, ये कितना होगा t, ओके। सो कौन सा इक्वेशन लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, v कितना है 0, u कितना है 20, a कितना है -10 और t कितना है t1, 10 t1 को यहाँ ले आओ, इधर होगा 20, t1 कितना है, t1 आ गया 2 सेकंड, t1 कितना है बोलो, t1 हमारे पास है 2 सेकंड, ओनली 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब B से लेके वापस C पे लाना है। अच्छा पहले ये कैलकुलेट करें कि हाइट कितनी गया, A से B की डिस्टेंस कितनी है। क्या हम डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट A टू B के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। तो चलो फिर से A टू B डिस्कस कर लेते हैं, यही मैं कर देता हूँ डिस्कस। फ्रॉम A टू B अभी मेरा टारगेट है कि मुझे A टू B का डिस्प्लेसमेंट पता करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बॉक्स बनाओ, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इनिशियल स्पीड कितनी है 20, फाइनल स्पीड कितनी है 0, और एक्सेलरेशन कितना है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक थर्ड इक्वेशन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हम सेकंड से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि टाइम है, पर थर्ड लगा लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन में टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो थर्ड इक्वेशन हम यहाँ लगाएंगे और हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पहुंच गए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर कितना है फाइनल स्पीड कितनी है बताओ 0, इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना 20 स्क्वायर प्लस 2a कितना -10 और s कितना है हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 20s माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 20s इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, यानी 20 into 20, ये 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, s कितना है हमारे पास 20 मीटर। देखो कितना सारा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, और हमने तो आंसर सिर्फ 2 सेकंड में निकाल लिया था बिना किसी कैलकुलेशन के, क्योंकि हमें मेथड आते हैं, हमने अच्छे से उन इक्वेशन को यूज में लेना सीखा है। तो ये पॉइंट हो गया, चलो यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब बात करेंगे B2C, अब बात होगी B2C, क्लियर। B2C टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये है 20 मीटर और ये है 25, तो B2C के लिए टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है S वो कितना हो गया 45 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट को 45 मीटर गिरना है, हमें T2 निकालना है, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड कितनी होगी 0, क्योंकि जो A टू B फाइनल स्पीड है वो B पे इनिशियल स्पीड, अब गिरने वाली कंडीशन देख रहे हैं तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 0, फाइनल का हमें कोई आइडिया नहीं। एक्सेलरेशन कितना होगा प्लस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस क्यों, बिकॉज नाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव होगा। और अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम t इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो t2 कैलकुलेट करना है
फाइनल स्पीड की कहीं बात नहीं है, दिख रहा है कि सेकंड इक्वेशन से हम सॉल्व कर पाएंगे। चलो सेकंड इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बोलो s कितना है 45 इज इक्वल टू ut, u कितना है 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a कितना है 10 और t स्क्वायर कैलकुलेट करना है। बोलो 45 इज इक्वल टू कितना आ गया 5t स्क्वायर, t स्क्वायर कितना आ गया डिवाइड करेंगे तो 9 और t कितना आ गया प्लस माइनस, लेकिन प्लस ही लिखेंगे, टाइम हमेशा प्लस में होता है। कितना आया 3 सेकंड। t2 कितना आ गया, ये t2 होगा, t2 हमारे पास कितना आ गया, t2 आया हमारे पास 3 सेकंड, t1 ऑलरेडी है 2 सेकंड, t2 कितना है 3 सेकंड। सो नाउ वी हैव द फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर इज टोटल टाइम t is equals to t1 plus t2, it will be equals to 2 plus 3 is equals to 5। क्लियर? तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ, टोटल टाइम इंटरवल 5 सेकंड होगा। क्लियर? सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका मैंने डायरेक्ट बताया, हमने बिना पेन चलाए बिना मार्कर यूज में ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, और एक तरीका हमने ये देखा, पूरा एक्सप्लेन किया है हमने A to B अलग और B to C अलग। ओके, सो अभी एक और मेथड हम देख लेते हैं, और उस मेथड में हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करना देखेंगे कि क्या हम किसी स्टेप से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इससे पहले, क्या हम एक ही स्टेप में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बिल्कुल हम एक स्टेप पे सॉल्व करेंगे इसे। ओके, A to C मैं डायरेक्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। A to C धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, तो हम जंप करना भी सीखेंगे। पहले चलना सीखते हैं और उसके बाद जंप करना भी सीखते हैं, उड़ना भी सीखते हैं, ठीक है ना। तो अब जंप करना सीख रहे हैं हम। A to C एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, ऐसे देखते हैं। अच्छा, पूरा A to C बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो डिस्प्लेसमेंट है -25। ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये पहली लाइन जिसको समझ में आ गई, एडवांस स्टडी है, एक ही स्टेप पे सॉल्व करना है, तो थोड़ा हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे होने चाहिए। कैसे मैंने -25 लिखा, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आया, कितना हो गया 0। तो नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ये थी, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना जाना पड़ा इसे -25। हम इस डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव। A to B गए और B to A वापस आए, यहाँ तक तो हिसाब बराबर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, फिर बचा कितना A to C वाला, और वो कितना है -25। ओके, इनिशियल स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एक्सेलरेशन कितना लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इनिशियल मूवमेंट वाला लिया जाता है, यानी शुरू में कहाँ मूव कर रहा है ये अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन कितना लेना है हमें -10। पहले अपवर्ड मूव किया तो -10 हम कहाँ पे लेंगे, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। और पता क्या करना है हमें, टाइम कैलकुलेट करना है। क्या एक स्टेप पे टाइम आएगा, बिल्कुल। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन यहाँ लग रहा है डायरेक्ट, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है -25, u कितना है 20t प्लस हाफ -10t स्क्वायर। क्लियर? आगे सॉल्व करते हैं। -25 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। ये माइनस आगे आ गया और ये कैंसिल आउट हो कितने बार 5t स्क्वायर। ओके, तो 25 को उधर लेके आ जाते हैं और ये फिर इक्वेशन बन जाएगा। और इक्वेशन क्या बनेगा नेक्स्ट, चलो इन दोनों स्टेप को उधर लेके आ जाते हैं। तो 5t स्क्वायर को उधर लाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 5t स्क्वायर, 20t को उधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, -20t और -25 तो ऑलरेडी यहाँ है। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगा t स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हमें वही फैक्टर्स करने होंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब -4t को क्या लिख सकते हैं हम, -5t प्लस t। क्लियर? दोनों को ऐड करेंगे तो -4t आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 भी आ रहा है, ये हो जाएगा -5 ब्रैकेटेंगे। तो ये छोटी क्लास में थोड़ी सीखा है इस तरह से सॉल्व करना। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम t कॉमन ले रहे हैं, इक्वेशन बनेगा t-5 प्लस 1 कॉमन लेंगे, t-5 इज इक्वल टू 0। t-5 दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा t+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो आंसर हैं, t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू -1। कौन सा आंसर सही होगा, t इज इक्वल टू 5 सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, सो एक ही स्टेप, एक ही इक्वेशन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। पहली स्टेप डिस्प्लेसमेंट को -25 लेना यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, हम डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर।
कैरी ऑन विद योर स्टडीज, रिवाइज करो, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।